सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज पर स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। मेरे साथ मौजूद हैं वरीशा जुल्फिकार। पीडीएम एक बार फिर सड़कों पर है। मैदान में मुतालिबात मनवाने में नाकामी हुई है तो अब पीडीएम की जानिब से रैलियां निकाली जा रही हैं। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज बहावलपुर में रैली निकालेगी। जिला इंतजामिया की बात की जाए तो जिला इंतजामिया ने इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है। कानून की खिलाफ वर्जी पर ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मरियम नवाज लीगी रहनुमाओं के हमरा बहावलपुर में ही मौजूद हैं, जबकि बिलावल भुट्टो सियासी पावर शो का हिस्सा नहीं बनेंगे। रैली बंदरा पुल, मॉडल टाउन, सी चौक, फतेह चौक, मॉडल टाउन बी से गुजरेगी और टोल प्लाजा सतलुज पुल पहुंचेगी। मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान रैली से खिताब करेंगे। आपको मजीद बताएं कि पीडीएम इससे कबल शहर शहर सियासी पावर शो का मुजाहिरा कर चुकी है। पीडीएम ने अब तक क्या खोया है, क्या पाया है? अक्टूबर में शुरू होने वाली तहरीक जनवरी में अब तक पहुंच चुकी है और अब तक क्या कुछ सूरत हाल हुई है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, आज पीडीएम यहाँ पर माहौल गरमा रही है भावलपुर में और मैं इस वक्त सरायकी चौक पर मौजूद हूँ। रैली का 1 बजे का वक्त था, लेकिन अभी तो रैली के कोई आसार भी नहीं है। यहाँ पर मरियम नवाज भी साबिक सेनेटर सऊद मजीद के घर पर मौजूद हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान आपसे कुछ देर पहले ही मुल्तान से निकले हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने भी तकरीबन 12-12:30 बजे का टाइम दिया था कि वो कराची चौक पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी के भी कोई भी रहनुमा नजर नहीं आया। यहाँ पर कारकुन जमा होना शुरू हो चुके हैं सरायकी चौक में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सिक्योरिटी के बहुत सारे सिक्योरिटी जो है पुलिस की जानिब से भारी नफरी तैनात की गई है। शहर के जो अहम जो चौराहे हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद शाहिद आपको दिखा भी रहे हैं कि पुलिस वालों ने बिल्कुल रोड बंद कर दिए, दरमियान में बैठ गए हैं। अगर पुलिस के अफसरान की बात करें तो वो खुद भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी किस्म की जो लापरवाही है सिक्योरिटी ड्यूटी में वो ना रहे। तकरीबन 1200 से 1300 के दरमियान जो पुलिस एहलकार है सिक्योरिटी के फ़राइज़ सारे अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा एलीट की 8 से 10 टीमें हैं। अगर हम डॉल्फिन फोर्स की बात करें तो डॉल्फिन फोर्स के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो अब से घंटा डेढ़ कबल जो सुराग रसा कुत्ते हैं उनके जरिए भी यहाँ पर तलाशी ली गई है। तमाम इलाकों की स्वीपिंग की गई है। जो कैमरास भी हैं ये भी लगाए गए हैं पुलिस की जानिब से। आप देख भी सकते हैं कि पुलिस के लिए खाने का जो अरेंज है वो भी यहाँ पर किया गया। पुलिस लाइन से स्पेशल खाना है जो एहलकार यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं ताकि उन्हें किसी किस्म का मसला ना रहे और ड्यूटी छोड़ के ना जाएँ। पुलिस से तमाम जो एरिया अपने हिसार में ले रखा है ताकि किसी भी किस्म में नाखुशगवार वाक़े से पहुँचा जा सके। जबकि जो मरियम नवाज साहिबा जब वो वहाँ से निकलेंगे, घर से निकलेंगे, तो उनको भी पुलिस के जो सख्त सिक्योरिटी हसार है उसमें आप मुझे जाएगा पुलिस के जो कमांडोज हैं ये पहुंच चुकी हैं। जो इकबाल चंदड़ का जो घर है जहां पर तमाम रहनुमा इकट्ठे होंगे वहां पर पहुंच चुके हैं। वहां से फिर ये आगे एक बड़ी रैली की सूरत में यहां पर पहुंचेंगे। अभी तक तो रैली का आगाज नहीं हो चुका, लेकिन टाइम तकरीबन 1 बजे का ही था, लेकिन लगता है ऐसे कि 2 से 3 घंटे मजीद लग जाएंगे रैली को। हमारे साथ ऊंट की कुर्बानी भी दी जाएगी मरियम नवाज के खिताब से पहले, इस हवाले से बताइएगा क्या कुर्बानी दे दी गई है या फिर अभी दी जानी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऊँट जो है वो 7 मन का है और मरियम नवाज साहबा हमारी कायद मोहतरम की बेटी जब जनरल हाउस पहुँचेंगी तो उनका जो है वो इस ऊँट का सदका दिया जाएगा और ये उनसे मोहब्बत का इजहार है। वो इस वक्त कौम की आवाज़ बन चुकी हैं। इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं और वोट को इज़्ज़त मिलेगी। जी बिल्कुल, कौम की बेटी के साथ मोहब्बत का इजहार है। उनके लिए जो है वो यहाँ पर ऊँट जो है वो तैयार है। 1 बजे का टाइम दिया गया था लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक लीगी कायदीन जो हैं वो चनड़ हाउस नहीं पहुँच सके। चनड़ हाउस पहुँचने के बाद जो है यहाँ पर एक मुख्तसर सा जो खिताब किया जाएगा। उसके बाद मॉडल टाउन सी चौक शाहदरा से होता हुआ यही जो रैली है पीडीएम की ये सरायकी चौक पर पहुँचेगी और वहाँ जाकर जो है मुकम्मल कायदीन जो है वो वहाँ पर खिताब करेंगे। जी ठीक है मुर्तज़ा चौधरी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। हमारे साथ रहिएगा, गाहे गाहे मजीद भी आपसे तफसीलात रहेंगे। नाजरीन, आपसे मैं जो गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन भी करवाता चलूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडिटर इन चीफ हैं बोल न्यूज़ के नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। राना एहसन अफजल हैं नून लीग की जानिब से, बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे नदीम कुरैशी, बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपके भी वक्त का। राना एहसान साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा,
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस वक्त कहां पर मौजूद है? जो हदफ थे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की आज से 3 महीने पहले जो सेट किए गए थे, क्या 3 महीने बाद वो अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं? कहां तक पहुंचे हैं? 31 दिसंबर को असेंबली से रिजाइन करेंगे और रिजाइन पेश करके अपने आप को अवाम की अदालत में पेश करेंगे। लेकिन आज वही हुआ कि उन्होंने हमेशा माजी में किया। आज की बात एक की कुर्बानी पर टली, हालांकि कुर्बानी इन सब की चाहिए थी, लेकिन चूंकि अल्लाह की आपकी हलाल चीज की कुर्बानी होती है, मैं समझता हूँ लीडरशिप ने वो तमाम देनी थी, सेव कर दिया और एक ऊंट 7 बन गया। जो डिप्टी मेयर साहब बता रहे थे बाकायदा वजन बताया। मतलब ये वो माइंड सेट है जो हमेशा चीजों को करेंसी कोर्स में उसके वेट में तोड़कर अपनी तमाम स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस बात पर आज से 6 माह पहले थी आज खड़ी है। देख लीजिए आप कोविड की वजह से कैजुअलिटीज बढ़ रही है पाकिस्तान में, लेकिन की क़यादत में किसी बात नहीं था। नजर सिर्फ एक है कि ये अपनी जिद अना हटधर्मी और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी तरह सिस्टम को सबूताज किया जाए। ये ना सिर्फ इदारों को टारगेट कर रहे हैं, इदारों के अफराद को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की सलामत के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे हैं जो माजी में कभी इस तरह का वाकया नहीं हुआ। आप 71 में देखें जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, उस वक्त भी पाकिस्तान के इस हिस्से में इस तरह की बातें नहीं हुई थी। और जो आज मौजूदा बांग्लादेश है, मशरिकी पाकिस्तान, वहां भी एक मखसूस माइंड सेट के अलावा वहां का आम बंगाली पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर बड़ा हैरान हूं और बड़ी तकलीफ में हूं कि ये अपनी इस तहरीक को, चूंकि इनको अवाम की पसीदाई नहीं मिली, पाकिस्तान का आम आदमी इनके साथ नहीं निकला। आज भी मुल्तान से लेकर भावलपुर तक 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहां तो जब मरकजी लीडरशिप पाकिस्तान की आया करती थी किसी भी तारीख में माजी में, तो ये रोड्स पे अवाम का जमे गफीर हुआ करता था। आप अभी अपने कैमरामैन से कहें कि वो मुल्तान से मूव करे, भावलपुर तक उन्हें कहीं एक शख्स नजर नहीं आएगा जो इनको पजीराई दे। जाहिर है वर्कर्स हैं पार्टी के, इनके पास MNA MPs की फौज रही है। ये 10, 12, 15 साल 20 साल इक़्तिदार में रहे हैं पंजाब में, तो इनके पास एक वर्कर्स क्या सेटअप है। ये वो 2-4 हजार लोग इकट्ठा करेंगे, अपनी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। मैं तो आज बड़ा हैरान हुआ कि जब खबरें चल रही थी कि मरियम नवाज साहबा सऊद मजीद साहब के घर पर 42 डिशेस का नाश्ता फरमा रही है, तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि गरीब की बात करने वाले, हारी की बात करने वाले, किसान की बात करने वाले, आटा और महंगाई और चीनी के बढ़ते हुए रेट की बात करने वाले, बजाय कौम को कोई हल देने के आज भी गरीब का मजाक उन बंद कमरों में बैठकर उड़ा रहे हैं। जहां जैसे ब्रिटिश दौर में हुआ करता था कि अंग्रेज बॉस रहे बंद कमरे में बैठकर गरीबों के डिसीजन किया करता था, आज भी सूरत हाल इसी तरह की है। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी नौयत का ना कोई खौफ है ना कोई खतरा है, बल्कि हम जो पॉलिटिकल वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक ऐसा माइंड सेट भी है जो तहरीक इंसाफ की A टीम है, जिन्होंने इमरान खान की सारी स्ट्रगल में हिस्सा लिया। हम जहां थोड़ा बहुत मायूसी का शिकार हुआ करते थे, आपको पॉइंट आ गया। राना साहब, आपके सामने बहुत से सवालात जो नदीम साहब ने भी रखे, कुछ सवालात मैं भी रखना चाहूंगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जब शुरू हुई थी उस वक्त बहुत पुरजोश थी, इस्तीफों के हवाले से, धरने के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, सेनेट इंतखाबात में शिरकत ना करने के हवाले से, ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट के हवाले से। अब सूरत हाल रैलियों तक आ चुकी है, ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत की बात भी हो चुकी है और उम्मीद है कि सेनेट में के इंतखाबात में भी शिरकत की जाएगी। तो इसको आप क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की कामयाबी समझते हैं या फिर चेंज ऑफ स्ट्रेटजी या यूटर्न समझते हैं? मूवमेंट दिन ब दिन तगड़ी और ताकतवर होती जा रही है। रोज मरीजों की तादाद मेरी आवाज क्लियर आ रही है जी आपको? जी आ रही है। हाँ, पीडीएम की मूवमेंट दिन ब दिन जो है तगड़ी होती जा रही है। हमने पहला स्केड्यूल जो है अपना जो फेज 1 था, जिसके अंदर हम लोगों ने अवाम के पास अपना नैरेटिव लेके जाना था और जलसे करने थे बड़े शहरों में, बड़ा कामयाबी से जो है वो सरअंजाम हमने दिया। जो सेकंड फेज है वो रैलीज का है। इसी तरीके से हमने अनाउंस किया कि हम सारे जो इस्तीफे हैं वो अपनी पार्टी हेड्स को जमा कराएं, वो भी मुकम्मल हो गए और तमाम जमातों के मुकम्मल हो गए। अब वो इस्तीफे कब देने हैं, कैसे देने हैं, वो पीडीएम का प्लेटफॉर्म, जिस तरह 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो आज भी डिसाइड करेंगे कि वो कैसे करने हैं ये मामलात। वो जो इस्तीफे वैसे भी जो हैं जिसके ऊपर हुकूमत बहुत पुरजोर दे रही है कि अभी दे दे, वो हमारा
एक वन ऑफ आवर कार्ड्स है जो हम वक्त आने पे उसको जरूर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी कामयाबी का तयन आप इस चीज से लगा लें कि ख्वाजा आसिफ को भी अरेस्ट कर लिया गया, हुकूमत की बुखलाहट, सेनेट का इलेक्शन भी पहले कराने की कोशिश की गई, हुकूमत की बुखलाहट, एक हमारी जो है वो एक दिन हमारी जो है वो रैली निकलती है और फिर 40 वुज़रा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर देते हैं, उनकी बुखलाहट की निशानी। और इसी तरह मैं समझता हूं कि ओवरऑल हुकूमत जो है वो फुल टोज पे आ गई है और ये जो प्रेशर, अवामी प्रेशर जो हुकूमत पे आया है, इससे पाकिस्तान का फायदा है कि ये जो सोई हुई हुकूमत, जो एक नाअहल हुकूमत, जो इस पे महंगाई का कंट्रोल नहीं है, कम अज कम अब वो भागदौड़ करती नजर आ रही है। लेकिन इनसे होगा कुछ नहीं, क्योंकि आज भी इनकी नीयत के अंदर फुकदान है, इनकी अहलियत के ऊपर सवालिया निशान है। लेकिन पीडीएम का इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को फायदा है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का पाकिस्तान को फायदा है। और मैं समझता हूं कि हम अपने एजेंडे की तरफ, जो हुकूमत को जो है अवाम को निजात दिलाना है इस हुकूमत से, आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह इस हदफ को हम हासिल करेंगे। ठीक है सर, साथ ही मौजूद रहिए, लगारी साहब को भी शामिल है, गुफ्तगू कर लेते हैं। लगारी साहब, जैसा कि राना साहब फरमा रहे हैं कि उनका जो फेज 1 था तहरीक का वो कामयाब हो गया है, आप क्या समझते हैं, क्या फेज 1 कामयाब हो गया और अब जो ये रैलियों का सिलसिला शुरू हुआ है, अवाम कितना साथ है पीडीएम के? देखें, ये दूसरा मरहला है। पहले मरहले में गुजरांवाला में जलसा हुआ और गुजरांवाला के जलसे में भी रुकावटें डाली गई थी, लेकिन वो जलसा हुआ था और गुजरांवाला के बड़े जलसों में से एक जलसा था। कराची का जलसा भी इसी तरह से, कोयटा, पेशावर, मुल्तान और लाहौर के जलसे बड़े जलसे थे। ज़ाहिर है हुकूमत के जो तर्जुमान हैं वो तो यही कहेंगे कि जनाब ये जलसे फ़ेल हो गए और सारे जलसे फ़ेल हो गए, उनके लिए ये कहना आसान सी बात है। और लेकिन ये जलसे थे और बड़े जलसे थे, और लेकिन रुकावटें नहीं डालनी चाहिए थी हुकूमत को, अगरचे उसने सियासी सूझबूझ का सबूत देना चाहिए था, मगर जलसों में रुकावटें डाली गई, उसके बावजूद जलसे हुए। अब रैलियां निकल रही हैं, मसला ये है कि नैरेटिव क्या है, इनका बयानिया क्या है। अपोजिशन का बयानिया यह है कि धांधली हुई है और हम धांधली के खिलाफ जा रहे हैं, या दूसरा यह है कि महंगाई हुई है और महंगाई के खिलाफ जा रहे हैं। टारगेट यह है कि वज़ीर आज़म की हुकूमत को ख़त्म करना है। तो आपके पास मीन्स कौन से हैं, रास्ते कौन से हैं? तो रास्ते जो आपने अख्तियार किए सारे के सारे डेमोक्रेटिक थे, अनडेमोक्रेटिक नहीं थे। लेकिन मेरे ख्याल में आपने जब सारे कार्ड बखेर दिए मेज़ के ऊपर, तो फिर खेल आपके हाथ में नहीं रहता, फिर खेल उनके हाथ में होता है जिनने डिफेंसिव अपनी स्ट्रेटजी भी बनानी होती है और ऑफेंसिव भी करना होता है। तो हुकूमत ने अच्छा खेला, हुकूमत ने इससे फ़ायदा उठाया कि उन्होंने सारे कार्ड देख लिए कि ये इनके पास कार्ड्स हैं और इन कार्ड से हम इस तरह से खेल सकते हैं। कभी भी तहरीकों में इस तरह नहीं होता है कि आप अपनी पहले एक स्ट्रेटजी दें, फिर उसके बाद सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो आप बता दें कि ये हम अख्तियार करेंगे। तो जाहिर है दूसरी तरफ भी लोग ही हैं, उनके पास भी दिमाग है, उन सब कुछ करना चाहिए जो करना चाहते हैं। अच्छा, ये बयानिया है कि ये बनाया गया था जनाब धांधली हुई है और इस्टेब्लिशमेंट पर या मिलिट्री ऑफिसर्स पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने की है। तो जब इस साल के आगाज़ में सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल समाअत करते हुए एक फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि आपने कानून साजी करनी है, तो किस तेजी से भागकर एक दूसरे से सबकत लेते हुए अपोजिशन ने किस तरह से जाकर वो आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए अपनी उजलत और तेजी दिखाई थी। लगता ये था कि ये हुकूमत से भी पहले, यानी हुकूमत ने अभी रिक्वेस्ट नहीं की है, हुकूमत अभी टेबल भी नहीं करने जा रही थी, उससे पहले अपोजिशन आ गई कि जनाब मुद्दत मुलाजमत में तवसीह कर दी जाए और अख्तियारात भी दे दिए जाए वज़ीर आज़म को। तो अगर आपकी शिकायत इनसे थी और अगर आपको मालूम है कि एक्ट में तब्दीली के लिए एक पूरी कानून साजी का प्रोसेस था, तो आप तेजी से चल कर क्यों गए थे? अच्छा लगारी साहब, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो कोशिश की जा रही है ऑपोजिशन की जानिब से, वो ये कोशिश की जा रही है कि मुख्तदर हलकों पर तनकीद की जाए और इन रिटर्न जो है वो जो इदारे हैं वो प्रेशराइज हों और उसके बाद कोई ऐसा स्टेप लिया जाए जो कि ऑपोजिशन के हक में हो। लेकिन क्या ये उल्टी नहीं पड़ रही, ये तदबीर के इदारे जो हैं वो हुकूमत के करीब हो गए? लगारी साहब इस बारे में आपसे जवाब लेंगे। अच्छा लगारी साहब, मैं वही सवाल रिपीट करना चाहूंगा एक और पर्सपेक्टिव से कि जो इदारों से दूर करने की कोशिश की जा रही थी ऑपोजिशन की जानिब से, क्या तनकीद से इदारे मजीद करीब नहीं आ गए हुकूमत के?
मसला ये है कि आपकी तनकीद बरहक समझी जाती अगर आपने आपने अपनी हिकमत अमली से ये साबित न किया होता कि आपको किस कदर जल्दबाजी है। अच्छा, ये रोक सकते थे, कम अज कम अपना हक के इख्तलाफ का वोट तो डाल सकते थे ना। जब आर्मी एक्ट में तरमीम हो रही थी, आप कहते कि जनाब अपोजिशन एक तरफ बैठी है, हम इस सारे अमल में शरीक नहीं है, आप एक्सटेंशन ना दे सकते हैं। और अगर हुकूमत बिल पास भी करा लेती तो ये हुकूमत का काम समझा जाता। अगर वो पास करा लेती तो उस वक्त सेनेट में अपोजिशन शायद खुद करीब होने की कोशिश कर रही थी इदारों के। मेरा ख्याल है कि वो समझ रहे थे कि हम उनके करीब हो जाएंगे, या वो बहुत ज्यादा खौफजदा थे और उन्होंने खौफ में आकर, मैंने ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐलान किया और नवाज शरीफ साहब ने वहां से लंदन से उनको अप्रूवल दी कि जनाब ऐलान कर दें हम आर्मी एक्ट में तरमीम में आपके साथ देंगे, तालियां भी बजाएंगे साथ में और डेस्क भी बजाएंगे और आपको हम वोट देंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी इसी तरह से गई और लाइन में खड़ी हो गई। पहले ये सवाल होते कि हम ये सवाल पूछेंगे, ये तरमीम करेंगे, ये बात डालेंगे, उन्होंने भी वो तरमीम भी नहीं की, बात भी कोई नहीं की और उन्होंने भी आगे जाकर उसके अंदर इन्हीं को ही जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए पेश किए जाने वाले एक्ट पर इन्होंने उसकी कानून साजी में मदद की। इस वक्त सवाल ये नहीं था कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जाए, सवाल ये था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जाए। आप ये काम बेशक दायमी उठा रहे थे, लेकिन इस वक्त तो हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, आप वोट देने के लिए जा रहे थे कि जनाब मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर दीजिए। अब आपको नाराजगी हो गई है, आपको शिकवे हो गए हैं। शिकवे आपको पहले भी थे कि जनाब धांधली हो गई, बहुत बड़ा घपला हो गया, इलेक्शन में मैनोवरिंग हो गया, इलेक्शन मैनिपुलेट हो गया, इलेक्शन चोरी हो गए। भाई चोरी को उसी पर खड़े रहते ना, आपको कौन सी कयामत आ गई थी? किस तरह से मैसेज भेजा गया ख्वाजा आसिफ साहब को और किस तरह से सबको पता है किस तरह से नवीद कमर को मैसेज भेजा गया, नवीद कमर साहब आप सब ने इन ब्लॉक जाकर वोट देना है और उधर से कहा गया आपने इन ब्लॉक जाकर वोट देना है। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया था तो अब आपको आपने एक तरफ गुडविल क्रिएट करने की कोशिश की और फिर साथ आप में हुकूमत की कारकर्दगी पर क्रिटिसाइज करने के बजाय डायरेक्ट आप पल पड़े हैं सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर कि जनाब आप सिक्योरिटी इदारे के लोग जो हैं ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए मेरा ये नहीं है कि मैं अपोजिशन के नुक्ते नजर को दुरुस्त नहीं समझता हूं, मैं समझता हूं कि अपोजिशन दुरुस्त कह रही है। हुकूमत का ये कहना दुरुस्त है कि इलेक्शन मैनिपुलेट हुए, हुकूमत का ये कहना मेरे नुक्ते नजर से ये ठीक है कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं, लेकिन उसके लिए दुरुस्तगी के लिए किया क्या गया है अभी तक? जब अपोजिशन में 2.5 साल बैठे रहे उसके लिए कोशिशें क्या की गई हैं कि फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शन हो तो कैसे हो? मैं चाहूंगा कि नदीम साहब के सामने ये सवाल भी रखूं, साथ साथ एक और सवाल भी रखूं जो वजीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से गुज़िश्ता रोज बयान सामने आया कि फौज के खिलाफ बात करने वाले पर 72 घंटों में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नदीम साहब क्या समझते हैं आप, हुकूमत की जानिब से एक नया महाज नहीं खोला जा रहा है? देखिए हुकूमत की तरफ से ये कोई महाज नहीं है। पहले तो मैं लगारी साहब से बसत एहतराम अर्ज करूंगा, अभी लगारी साहब ने कहा कि जी अपोजिशन 2 वजह से तहरीक चला रही है, एक तो महंगाई है और दूसरा इलेक्शन में धांधली। अच्छा मुझे नहीं समझ आती कि इलेक्शन में 2.5 साल के बाद इनको धांधली क्यों याद आई? पाकिस्तान में इदारे मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने। आप आम आदमी को शायद ना पता हो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की 25 इलेक्शन पिटीशन आई। मुख्तलिफ हलकों में जो शिकायत थी वो सिर्फ 25 थी, जबकि तहरीक इंसाफ की 23 थी। मैं हैरान इस बात पर होता हूं कि बजाय आइन और कानून का रास्ता अख्तियार करने के सिस्टम को सबूताज करने की ख्वाहिश रखना और उसको सबूताज करने की कोशिश करना और उसको रंग देना कि महंगाई की वजह, ये कतई ऐसा नहीं है। ये कौम अब बेवकूफ नहीं बनेगी। मैं तो आज भी क्वेश्चन करता हूं पीएमएलएन के लोगों से, हर प्रोग्राम में करता हूं कि पिछले 8 आम इलेक्शन में पीएमएलएन उस इलेक्शन को बता दे जिसमें उसको शिकस्त हुई हो, उसने उसके नताइज को तस्लीम किया हो। ये रीत आज की नहीं, ये पुरानी रीत है। अच्छा अब आपने सवाल जो किया शेख रशीद साहब के हवाले से, देखिए मैं आज भी इस बात पे कायल हूं, पाकिस्तान की 22 करोड़ लोगों की जो सेंटिमेंट्स है, पाकिस्तान की कौम के जो जज्बात है, वो पाकिस्तान की अफवाज के साथ और होने चाहिए। कोई रियासत अपनी मजबूत फौज के बगैर कायम नहीं रह सकती। आप पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में देख ले जो कुछ हुआ, जहां इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने और वहां की लोकल जो क़यादत थी उनकी साजिशों ने, इराक को देख ले, लीबिया को देख ले, अफगानिस्तान को देख ले, जैसे ही वहां की फौज को कमजोर किया गया, उन मुल्कों में
खून रेजी और उन मुल्कों में जो सूरत बनी वो आपके सामने है। आज भी पाकिस्तान की सरहद के करीब बैठा हुआ एक ऐसा दुश्मन जो हमें विरासत में मिला है, हमें बर्दाश्त करना है, ये लॉ ऑफ नेचर है। उस दुश्मन ने हमें कभी बर्दाश्त नहीं किया, उसने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान की फौज को कंट्रोवर्शियल किया जाए। लेकिन मैं आज भी हैरान होता हूं, माजी में कभी ऐसी मिसाल नहीं मिली जो इस पीडीएम की तहरीक में जो टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि मुझे एक नुकता समझ आता है, एक नुकता कि पाकिस्तान की अवाम ने इनको पजीराई नहीं दी। इन्होंने पाकिस्तान के कानून और आइन में जो रास्ता था वो इख्तियार नहीं किया। इन्होंने वही शॉर्टकट लेने की कोशिश की जो इन्होंने हमेशा इख्तियार में आने के लिए लिए। मतलब नवाज शरीफ साहब ने जब दिल चाहा एग्रीमेंट किया एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बैरून मुल्क रवाना हो गए। जरदारी साहब ने जब चाहा फौज से एस्टेब्लिशमेंट से एनआरओ ले लिया। ये कौन सी ढकी छुपी बातें हैं? अब भी इनका टारगेट ये था कि ये पाकिस्तान के मुक्तदर इदारों को टारगेट करेंगे, प्रेशर बिल्ड करेंगे और शायद इनको कोई थोड़ा बहुत शॉर्टकट का रास्ता मिल जाए। लेकिन मुझे एज ए पाकिस्तानी इस बात पर फख्र है कि हमारी मुसल्लह अफवाज ना सिर्फ सरहदों पर दुश्मन का मुकाबला कर रही है, बल्कि वो अंदरूने मुल्क जो दुश्मन हमारे मौजूद है। मैं किसी पॉलिटिकल शख्स की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी यहाँ गेम्स हो रही हैं, बहुत सारी। पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान का दानिश्वर, पाकिस्तान से प्यार करने वाला एक आम शख्स बड़ा हैरान है कि यार इलेक्शन तो अभी 2.5 साल रह गए। अगर आपको अवाम की इतनी पजीराई है, होना तो ये चाहिए था इलेक्शन में धांधली हुई, अवाम सड़कों पर आती, नवाज शरीफ साहब लीड करते, मरियम साहबा लीड करती, इन्होंने सारे एग्रीमेंट्स किए, सारे मामला को सेटल किया। मियां साहब बैरून मुल्क तशरीफ ले गए। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जमानत खुद वापस ली कोर्ट से, नैब कोर्ट से, वो जेल में बैठे आराम फरमा रहे हैं। और बीबी साहबा को यहाँ इन्होंने कहा कि जय जी अब आप इस मुल्क को तय उबाला करने के लिए जो कर सकती है करें। लेकिन इनको अवामी पजीराई ना मिलने से इनका सारा मिशन 007 फेल हो गया। मैं समझता हूं हम एज ए पाकिस्तानी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो शख्स हमारी मुसल्लह अफवाज के हवाले से गैर जिम्मेदाराना बात करेगा, हम भी उसके खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि अवामी पजीराई पीडीएम को नहीं मिली और मुसल्लह अफवाज के हवाले से कल मौलाना फजल रहमान का बयान भी टॉप स्टोरीज में रहा, जहां वो ये कहते हैं कि हमें अगर इस्लामाबाद जाना होगा तो कहां जाएंगे, पिंडी जाना होगा तो कहां जाएंगे। इस बारे में राना साहब से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर खबर शामिल कर लेते हैं रैली के हवाले से, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत नहीं कर रहे हैं, वो कुछ मसरूफ है ठट्टा में। वहां पर सूरत हाल क्या है उसके दौरे के हवाले से जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे नजाकत अली शाह हमारे साथ मौजूद है। नजाकत, बताइएगा ठट्टा में सूरत हाल क्या है, बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या मसरूफियात रहेंगी आज वहां पर? जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 2 बजे यहाँ पर ठट्टा में शिराजी हाउस पर पहुँचेंगे, जहाँ पर उनके साबिक सूबाई सलाहकार सैयद एजाज शाह शिराजी के इंतकाल पर उनके बेटू MNA एजाज शाह शिराजी, MP रियाज हुसैन शिराजी और उनके भतीजे शाह हुसैन शाह शिराजी, भाई साबिक जिला नाज़िम शफकत शाह हुसैन शाह शिराजी के साथ ताजियत करेंगे। जिसके बाद वहाँ पर जोराना का भी इंतज़ाम किया गया है और जोराने के बाद पंडाल में आएंगे, जहाँ पर मीडिया टैग करेंगे और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके बारे में मीडिया को वाकिफ करेंगे। और आपको बताएं कि इसके बाद जो सजावल ज़िला जाएंगे, सजावल ज़िला के धड़ो शहर में पीपल्स पार्टी के जो साबिक सदर और अरबाब वज़ीर मेमन की अयादत करेंगे। इस हवाले से ठट्टा में जो मुकम्मल इंतजाम किए गए, जबकि सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए और शिराजी हाउस पे जो आने जाने वाली जो रास्तों है उस पर भी चेकिंग की जा रही है। बड़ी तादाद में जो नफरी भी तैनात की गई है और शहर को आज साफ सुथरा रखा गया है। आप हमें थे, आपसे मजीद भी इस बारे में जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। राना साहब, आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, जैसा कि नदीम साहब ने फरमाया कि अवामी पजीराई आप लोगों को नहीं मिल रही, पीडीएम की जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान वो इस तरह की बात करते हैं कि अगर इस्लामाबाद जाना है तो कहाँ जाना है सब जानते हैं। अगर आप पिंडी का रुख करते हैं, पिंडी की जानिब मार्च करते हैं, तो अवाम तो अपने सिक्योरिटी इदारों पाक अफवाज से मोहब्बत करते हैं, वो कैसे आपका साथ देंगे? और क्या आप ऑन बोर्ड भी हैं इस हवाले से कि अगर मौलाना साहब फैसला कर लेते हैं पिंडी की तरफ मार्च का, तो आप उसका साथ देंगे? देखिए, ये पीडीएम जो भी फैसला करेगी हम उसका साथ देंगे। और मैं यहाँ ये सवाल उठाना चाहूंगा, क्या हम उसी पाकिस्तान में रहते हैं जिसमें 3 से 4 दफा मार्शल लॉ लगे? क्या यहाँ जुडिशरी हाईजैक नहीं हुई? क्या यहाँ जस्टिस सिद्दीकी ने कस्में नहीं खाई अपनी माँ की कि किस तरह फैसले लिखवाए जाते हैं और उनको जुडिशरी से बाहर फेंक दिया गया? कोई तहकीक नहीं की गई उनके इल्जाम। सर, इन तमाम चीजों का आप भी हिस्सा बनते रहे। जस्टिस कयूम का फोन हमारे सामने है। अब इस तरह की बातें तो ना करें जो जिस तरह नून लीग वजूद में आई फिर आगे चीजें होती रही।
देखें जो क्या पाकिस्तान जिस तरह 73 साल से चल रहा है, क्या आगे भी वैसे ही चलना है? हम तस्लीम कर लें सर, फिर आप माफी मांगे ना उन तमाम गलतियों की जो कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से की गई, बीबी के खिलाफ जो जब आप लोगों ने साथ दिया था मार्शल लॉ का, जब जनरल का आप लोगों ने साथ दिया था, शुरू से लेकर अब तक की तमाम चीजों पर माफी मांगे फिर आप? देखें, हम तो कहते हैं कि हमने 90s की जो सियासत थी वो गलत थी। उसके बाद हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, हमने उसके बाद काफी ज्यादा बेहतरी आई। हमने सीपेक अथॉरिटी गिव अवे नहीं की, हमने बहुत सारी चीजों को कंट्रोल में रखा, जमहूरियत के अंदर रखा, उसी चीज की हमें सजा मिली। सर, उसी वजह से अब मेरा एक छोटा सा सवाल सुन लें आप। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद बीबी क्या मुशर्रफ से मिली नहीं? फिर उसके बाद बात हो गई थी उसके बाद भी, और वो आ गई थी पाकिस्तान। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, उससे पहले जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है बलूचिस्तान के हवाले से, सेनेट इलेक्शन के हवाले से, चेयरमैन सेनेट के हवाले से, वो इसी तरह होते हैं, माफिया मांगते हैं, फिर दोबारा से उसी कश्ती के सवार हो जाते हैं। देखिए, मजबूरी ये है कि ये हकायक, ये तल्ख हकायक है पाकिस्तान से। अगर इनको बेहतर करना है तो डेफिनेटली आपको 2 कदम आप आगे लेते हैं, 4 कदम पीछे लेते हैं, फिर 5 कदम आगे लेने की कोशिश करते हैं। ये तो एक जद्दोजहद है कि आपने इस मुल्क को जमहूरी सही तरीके से बनाना है, और इसके ऊपर आज पीडीएम लगी हुई है। आपने कहा जी इलेक्शन के ऊपर पिटिशनें नहीं की, तो क्या ये जो 25 से 35 जीप के निशानात आ गए थे एकदम से, क्या वो धांधली नहीं थी? क्या वो प्रेशर टैक्टिक्स नहीं थी? क्या यहाँ जो है वो टिकटें नहीं बांटी जा रही थी पीटीआई की? लोगों को मजबूर नहीं किया जा रहा था कि आप पार्टी के अंदर जो है वो चेंज करें? क्या ये जीबी के इलेक्शन में नहीं हुआ? यही तो हम कहते हैं कि कब तक ये, क्या अगर आपके जितने भी सवालात हैं, अगर ऐसे ही मुल्क चलाना है तो हम खामोश हो जाते हैं, तस्लीम कर लेते हैं। ये अच्छा राना साहब, एक और सवाल मेरा सुन लीजिएगा। आपने जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अब तक बतौर अपोजिशन क्या इकदाम किए हैं वो जरा गिनवाइएगा, क्योंकि फर्ज करें अगर आपकी तहरीक कामयाब होती है, हुकूमत गिर जाती है, उसके बाद तो कोई भी हुकूमत चल नहीं पाएगी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ जाएगी। आपकी अगर हुकूमत होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, वो यही कहेगी कि धांधली हुई है। अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं सब ने यही इल्जाम लगाया कि जो पहली हुकूमत आई है वो धांधली के नतीजे में आई है। नहीं कामरान, आज जहां पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा है, ये पीडीएम जहां खड़ी है, इसका एक बंदा जिम्मेदार है, इमरान खान। और वो आप इसके 2.5 साल आप देख लें कि ये नेशनल असेंबली के इजलास नहीं चला सके। जो हमारा स्पीकर है वो पार्टिजन है, वो न्यूट्रलिटी के साथ नहीं चला सका। और ये हुकूमत आज भी, इनमें बर्दाश्त नहीं है कि ये तनकीद सुने। कैसे रिफॉर्म्स आएंगी जब ये असेंबली के सेशन ही नहीं चला सकते? ऑपोजिशन कोई बात करती है, ये गाली गलौज शुरू कर देते हैं, ये कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। यहाँ शोर शराबा, ये ऑपोजिशन में है या हुकूमत में? यहाँ तो हुकूमत के अंदर बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, हुकूमत के अंदर पेशेंस होनी चाहिए है, एक सब्र होना चाहिए है, लेकिन वो नहीं है। वो क्यों नहीं है उसकी भी वजह है, क्योंकि ये हुकूमत परफॉर्मेंस कर नहीं सकती। इन्होंने हर चीज बिठा दी, अगर परफॉर्मेंस होती तो इनको फिक्र ही नहीं। अब यहाँ मैं आपको शेख रशीद की आप मिसाल ले लें, वो इंटीरियर मिनिस्टर बने, वो सबसे पहले चले गए कि जी मैं इनका पासपोर्ट मंसूख कर दूंगा। यानी कि एक तरफ हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री थी जिसने सीएनआईसी जो है उसमें से जो है जाली सीएनआईसी निकाले, पीटीए को रिवैम्प किया, सिमों को सीएनआईसी से लिंक किया, कराची को साफ किया। और यहाँ जो इंटीरियर मिनिस्टर है, सबसे पहले जो उन्होंने छिक्का मारा वो ये मारा कि मैं नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख कर दूंगा। तो इनकी क्या प्रायोरिटीज हैं? इनकी प्रायोरिटीज ही यही हैं। ये सिर्फ इल्जामात कीचड़ उछाल ठीक है, ये सिर्फ इल्जामात की सियासत करते हैं। लगारी साहब ये फरमाइएगा कि आपने ये कहा कि पीडीएम ने अपने सारे पत्ते शो कर दिए हैं, लेकिन तासुर ये नहीं जाता कि पीडीएम कंफ्यूजन का शिकार है। एक जानिब अब जैसे कि राना साहब फरमा रहे हैं कि ये जो असेंबली है इसको वो नहीं मानते, लेकिन अब जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें भी हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया गया है पीडीएम की जानिब से। पहली बात यह है कि उन्होंने 36 नुकात का ऐलान किया था, और 36 नुकात बनाने के लिए इन्होंने पहले अपनी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर ये तय किया कि ये हमारा प्रोग्राम होगा। इत्तेहादों के प्रोग्राम इतने तवील नहीं होते हैं, हुकूमतों के मंशूर होते हैं, अपना पार्टियों के मंशूर होते हैं जो इतने बड़े तवील होते हैं और इतने मकासद अपने तयन कर लेते हैं। एक तो पीडीएम ने ये किया, ये मेरी इंतहाई मुखलिसाना उनके ऊपर तनकीद है कि उन्हें अपना चार्टर जो है वो मुख्तसर रखना चाहिए था और टारगेट्स बिल्कुल वो होने चाहिए, तो और उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली बनाते। मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो अब आपने तय किया है कि जनाब आपने एक कार्रवाई करनी है। उसके बाद जिसके खिलाफ करनी है उसको भी तो मालूम है ना कि आपने क्या करना है, फिर उसकी वो मुतबादिल स्ट्रेटजी बनाएंगे।
आप अपने जो भी चीजें थी इन कैमरा रखते और अब चीजों का ऐलान करते, यके बाद दीगरे आप चलते जाते। आपने आखिरी टारगेट भी मुतय्यन कर लिया कि हमने वजीर आजम को इक़्तिदार में नहीं रहने देना है। वजीर आजम को इक़्तिदार से हटाने के 3 तरीके या मुरव्विज जो आइन के मुताबिक हैं वो तो ये है कि या तो वजीर आजम इस्तीफा दे दें या आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करा लें, कामयाब करा लें, और तीसरी सूरत ये होगी कि वजीर अल्लाह ना करे कि वजीर आजम का जहनी तवाज़ुन ख़राब हो जाए। तो और कुछ चौथी सूरत नहीं है। चौथी सूरत ये निकाली गई कि जनाब वजीर आजम जो है उसको घर भेज दिया जाए। कैसे? 43 सेकंड की सजा देकर उसको कहा जाए कि जी आप घर जाइए, या उसको ठीक। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है कि हमें वजीर जेल खाना जात फैयाजुल हसन चौहान साहब ने ज्वाइन किया। फयाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फयाज साहब आज एक बार फिर से रैली निकालनी जा रही है धरनों के, अब जो इससे पहले जलसे थे उसके बाद अब रैलियों का सिलसिला शुरू हो रहा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक की जानिब से। कहां पे समझते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट स्टैंड करती है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त बुनियादी तौर पे पीडीएम जो है वो 3 बयानियों में तकसीम हो चुकी है। पीडीएम का एक बयानिया है कि जिसको आपके जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब और इस वक्त जनाब आपके जनाब बेगम सफदरवान साहिबा उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। एक बयानिया है जो शहबाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का और बिलावल जरदारी साहब का है, ठीक है ना जी। एक जो है वो बाकी जो बच जाते हैं उनका बयानिया है। अच्छा, अब मैं बड़ी दिलचस्प आपके सामने सूरत हाल ये है जो गुजर रही है गुजार दो, ना बुरा कहो ना गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। ये आपका शहबाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का और बिलावल साहब का बयानिया है। दूसरा बयानिया है जो आपके इस वक्त जनाब नवाज शरीफ साहब और आपकी बेगम जनाब सफदरवान साहिबा का है। वो ये है कि ये तुम्हारी तलख नवाहियां कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो मुझ पर तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है। तीसरा मौलाना फजल रहमान साहब का बयानिया है। वो बयानिया ये है कि मुझे इस कभी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, मैं किसी के काम इसका मलाल है। तो जनाब बुनियादी तौर पे ये 3 अशार के ऊपर 3 मुख्तलिफ बयानिए हैं। जनाब एक बयानिया जो गुजर रही है गुजार दो का है, जो इस वक्त चला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब भी, जरदारी साहब भी, बिलावल साहब भी। वो कहते हैं नहीं भाईजान स्टेटस को है, सिस्टम इसी तरह चलेगा, जिमनी इलेक्शन भी होंगे, हिस्सा भी लेंगे, सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। लॉन्ग मार्च उस वक्त होगा जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये तो उनका बयानिया है। और आपकी जो बेगम सफदरवान और नवाज शरीफ साहब है वो आंखें दिखा के ना इसको शहबाज शरीफ को और बिलावल को। लेकिन सर हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है? मफामत की बात जो करता है उसको तो आप अंदर कर देते हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे ख्वाजा आसिफ हो। तो हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या इस हवाले से? अब सर हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है कि तेल देखो और तेल की धार देखो और इनके आपस के जनाब बगाड़ देखो और इनकी आपस के जनाब टूटे हुए बयानिए देखो, एक दूसरे के खिलाफ तल्ख नवाइयां देखो, एक दूसरे से उजड़े चेहरे देखो कि उल्टी सीधी बातें सुनो और उसके ऊपर जनाब इंजॉय करो। वजह ये है कि हमारा सिंपल बयानिया है कि 2018 के इलेक्शन में नीट एंड क्लीन इलेक्शन के बाद हमें मैंडेट मिला का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमने ये 5 साल पूरे करने हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कोई चीज ही नहीं है, ठीक है ना जी। तो हमें इससे क्या, हाँ हम इनका तमाशा देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, अवाम भी देख रहे हैं। मैंने 3 बयानिए 3 मुख्तलिफ अशआर में आपके सामने रख दी हैं। आज से 15 दिन पहले तक ये पीडीएम जो है ना ये अपने सियासी डोले दिखा के हमें कहते थे देखो मेरा डोला जैसे उड़न खटोला, और अब कहते हैं जो गुजर रही है गुजार दो, ना बुरा कहो ना गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। तो इनको चाहिए था कि शुरू में ही अपनी औकात में रहते ना, शुरू में ही जनाब नमरूद और अपने आप को खुदाई अवतार के तौर पर पेश ना करते, ये आर और पार की बढ़ के ना लगाते। अब बेकार भी हुए हैं, लाचार भी हुए हैं, आवाजार भी हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये 5 साल हुकूमत चल रही है और बकौल मौलाना शिरानी साहब के और हाफिज हुसैन अहमद साहब के अगले 5 साल इमरान खान साहब ने वजीर आजम होना है। बस ये है सारी कहानी इंशाल्लाह। ठीक है सर, आज की रैली के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। रैली की इजाजत इंतजामिया ने नहीं दी है लेकिन फिर भी रैली निकाली जा रही है, इंतजामात मुकम्मल हो गए। कितने मुकदमात अब तक दर्ज किए जा चुके हैं और इस रैली के बाद फिर हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी आगे? ये 75 रैलियां निकालें, जलसियां करें, ये 75 लॉन्ग मार्च करें, शॉर्ट मार्च करें, मीडियम मार्च करें, हासिल वसूल इनको कुछ नहीं होना। अब ये गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए और अपनी खिफत मटाने के लिए अब ये सारी टकटलियां कर रहे हैं। बाकी कहानी सारी खुल के सामने आ गई है।
पीडीएम जो है ना, मैंने तो एक ही तबसरा कर दिया था, लबो लबो किथे गई, हाय पीडीएम लुटी गई। अब ये पीडीएम लुटी गई है, पीपल्स पार्टी ने क्लियर कट फैसला दे दिया है, अब इनके पल्ले कुछ भी नहीं, अब दिखावे के लिए ये अब जलसियां और रेलियां खेलते हैं। अच्छा फयाज साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, जिमनी इलेक्शन में अब शिरकत करेगी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, मतलब कि सारी ऑपोजिशन की जमातें, तो अगर जिमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाती है तो उसको आप समझेंगे कि ये अवाम जो है वो ऑपोजिशन के साथ है? और नहीं, ये बात नहीं है भाईजान। देखो, जमहूरियत का असल हुसन, जमहूरियत का हुसन करप्शन नहीं है, जमहूरियत का हुसन वरासती सियासत नहीं है, जमहूरियत का हुसन खानदानी सियासत नहीं है, जमहूरियत का हुसन जनाब 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में दे के देना करप्शन करना नहीं है, जो ये हमें जना लाख जना ये अलापते हैं और हमें ये गजल सुनाते हैं ये पीटीएम वाले। असल जमहूरियत का हुसन ये है कि सिस्टम चले। इलेक्शन हम इस्लामाबाद का हार गए, मेयर का, कोई बात नहीं, एक सिस्टम था, एक प्रोसेस था, जमहूरी प्रोसेस था, हो गया। और भाई जमहूरी प्रोसेस करो ना, जिमनी इलेक्शन लो, हम जीते तुम जीते, तुम जनाब तहरीक हम जीते तुम हारे तुम जीते, चलो एक प्रोसेस है। ये क्या बात हुई कि मैं ना मानू, मौलवी फजल रहमान असेंबली में नहीं आया तो कहे जी ना मैं खेडांगा तो मैं खेडन देंगा, आप कौन होते हो ये बात कहने वाले? मुल्क और रियासतों का एक सिस्टम होता है, तुम अपने करप्ट जनाब हुकूमतों के साथ 5-5 साल पूरे करो, तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के जो आपके हाथों की लगाई हुई दांतों से खोल रहा है, वो 5 साल क्यों ना पूरे करे? जो पाकिस्तान की इकॉनमी को सीधा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है, जो लेजिटिमेट हुकूमत के साथ जो है वो वजीर आजम बना है, वो क्यों ना 5 साल पूरे करे? बाकी इलेक्शनों में जीत हार होती रहती है, सो बिस्मिल्लाह, लेकिन 5 साल पूरे करेंगे। मौलाना शिरानी और हाफिज हुसैन अहमद के बकौल वो भी इंशाल्लाह करेंगे पूरा। ठीक है चौहान साहब, आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये जानना चाहेंगे कि मरियम नवाज लाड़काना गई और उन्होंने जीए भुट्टो का नारा लगाया, मज़ारों पर भी उन्होंने हाजिरी दी। अब ज़िमनी इलेक्शन में जब ये तमाम इत्तेहादी जमातें हिस्सा लेंगी तो यकीनी तौर पर अलग अलग हिस्सा लेंगी, इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाएंगे आप लोग? तो सारी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से जो कुछ किया गया अब तक। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं हसन मुर्तजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और एडिटर इन चीफ बोल न्यूज़ नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तजा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूँगा। शेख रशीद की जानिब से गुज़श्ता रोज़ बयान एक सामने आया था जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हार गई है लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई है। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ये सच्ची बात नहीं है? क्योंकि शुरू से ही हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफे नहीं देगी और आखिर में बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही मानी गई। सर बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसमें कोई ऐसी फतह नहीं है जो पीपल्स पार्टी को मिल गई है या जिससे पीडीएम जो है वो कमजोर हुआ है, पीडीएम मजबूत हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एपीसी के फैसलों की पाबंद है, उस रेजोल्यूशन की पाबंद है जिसमें एक ऑप्शन इस्तीफे का भी है। हमने हमेशा ये बात की है कि पीपल्स पार्टी किसी भी डेमोक्रेटिक एक्टिविटी से या सिस्टम से या इस सिस्टम को डिरेल करने का हिस्सा नहीं बनेगी। हमेशा हम कोई सीट भी खाली नहीं छोड़ सकते। हमने सेनेट में भी हिस्सा लेना है, हमने ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेना है, और उसकी वजह ये है कि जब हमने इस्तीफे देने हैं ये सीटें हम उस वक्त भी एक जीती हुई छोड़ सकते हैं, और अगर ये अंडर प्रोसेस हुई, इंतखाबात के अमल में हुई, तो हम उस वक्त भी अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो क्यों हम किसी को ये स्पेस दें कि वो रांझा यार फिरे? ये किस तरह इस तरह मुमकिन है कि हम ये कर ले? मुर्तजा साहब, वैसे इस्तीफे 31 दिसंबर तक आने थे जो पार्टी लीडरशिप के पास, तो तमाम इस्तीफे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी एमपीएज एमएनएज हैं, जो सेनेटर्स हैं, उन सबके इस्तीफे वैसे आ चुके हैं। खैर, सेनेटर्स को निकाल दिया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एमपीएज एमएनएज हैं उनके इस्तीफे क्या बिलावल भुट्टो साहब या जरदारी साहब के पास आ चुके हैं? सबके यकीनन जी सबके जा चुके हैं, और जिस वक्त वो चाहे वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोई पीपल्स पार्टी में कोई इस मामले पे दरार नहीं है, लेकिन ये इस्तीफे जो ऑपोजिशन से मांगे जा रहे हैं, ये मैं हैरान इस बात से हूँ कि इस मुल्क की मुर्शिद का बेड़ा गर्क कर दिया पीटीआई ने और इमरान खान ने।
इस्तीफे हुकूमत दे दे, ऑपोजिशन दे दे। किस तरह ये मुमकिन है इस मुल्क के अंदर? ये पीडीएम के सरबराह ने फैसला किया था इस्तीफों का, ये हुकूमत ने तो आपको नहीं कहा था कि आप इस्तीफे दें। ऑपोजिशन ने इस्तीफे नहीं देने, ये तो वैसे ही एक हाइप क्रिएट की गई है डाइवर्ट करने के लिए कि हुकूमत से इस्तीफा ना मांगो, ऑपोजिशन दे रही। ऑपोजिशन क्यों इस्तीफे देगी? ऑपोजिशन के पास एक फोरम मौजूद है कि असेंबली के अंदर खड़े होकर। हसन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। फैसल साहब, जो हुकूमत है इस वक्त वो कहां पर खड़ी है? हुकूमत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अब तक की जो कारकर्दगी है उससे तो खुशी है कि अब तक जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, फिर आप समझते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अच्छा प्रेशर बनाने में कामयाब हो गई है? फैसल जावेद से राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। लगारी साहब, आपसे बात करना चाहूंगी मैं, जैसा कि हमने अभी पैकेज में भी यही चलाया कि पीडीएम ने क्या खोया क्या पाया। पीडीएम का एक बयानिया ये भी है कि ये जो हुकूमत है ये सिलेक्टेड है, तो ये जो तासुर है पीडीएम, ये तासुर देने में कितनी कामयाब हुई है? देखिए, ये तासुर अमूमी तासुर है, ये ऐसा नहीं है कि ये किसी पार्टी का, किसी फरीक का, किसी पॉलिटिकल अलायंस का तासुर है, ये आम तासुर है कि ये इस पर बड़ी अरसे से कोशिश हो रही थी। इस्टेब्लिशमेंट हमें मालूम है 22 साल पहले जिस तरह से इनकी परवरिश कर रही थी, जिसकी साख्त व पर्दाख्त हो रही थी, जिस तरह से इनको पाला पोसा जा रहा था, जिस तरह इनके नाम से आर्टिकल, ओ भाई ये वो जुबान पढ़ ही नहीं सकते हैं जो इनके नाम से आर्टिकल छपते थे। हम उस मीडिया हाउस में थे जहां पर ये सब कुछ होता था और कौन किस तरह से लिखता था और इनके नाम से छपते थे। इस तरह से इनको परवान चढ़ाया जा रहा था, इनको एक इंटरनेशनल फिगर बनाया जा रहा था, इनकी जो हैसियत है क्रिकेट की उसकी जगह पर जो एक नए सियासतदान की हैसियत से उभारा जा रहा था। ये पुराना खेल था और ये जाकर कामयाब हुआ। और असल में इन्होंने तो इक़्तिदार मांग लिया था परवेज मुशर्रफ से कि उनसे कह रहे थे कि जनाब हमें दे दो। उन्हें भाई मैंने सर्वे कराया, आपके पास तो वो कोई सीट ही नहीं आती है और ये मांग रहे थे उनसे, बहुत ज्यादा सीटें मांग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको हम 4-5 सीटें दे देंगे या 8-10 सीटें दे देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। इसका मतलब ये सीटें दी जाती है ना यार, वो खुद परवेज मुशर्रफ साहब ऑन रिकॉर्ड थे और हम आपको इतनी सीटें देते हैं, आप ज्यादा सीटें। यहाँ पर इलेक्ट होते हैं लोग, ऐसा नहीं है। लोग इलेक्ट कहाँ होते हैं? जब ये कहा जाता है कि जनाब उनकी इतनी सीटें बनती थी, हमने कहा भाई आपको इतनी सीटें देंगे, तो क्या मतलब है? यानी इलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन हो रहा है। यही सिलेक्शन वाला मामला था। और उसके बाद उन्होंने एक सीट ली थी, अपनी सीट, और फिर जब दोबारा आया तो फिर 34 सीटें इनके पास पहुंची और 34 में से इन्होंने घर वाली सीट छोड़ दी। ये तो इतने कमाल के लीडर हैं कि इन्होंने घर वाली सीट छोड़ दी मियां वाली की, और फिर मियां वाली की सीट पर वो हार गए दोबारा। अब ये जो आए हैं ये कौन नहीं जानता है, ये प्यारे हैं, वो क्या कहते हैं, आंखों का नूर हैं, दिल का सरूर हैं और सब कुछ है, और मुक्तदरा का है, एस्टैब्लिशमेंट का है। उनका ख्याल ये है कि ये पाकिस्तान को कहीं से कहीं ले जाएंगे और वो ये सोच रहे थे कि ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ये नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल मालूम है। अगर अपोजिशन प्रॉपर्ली नहीं प्ले कर सकी है तो अपोजिशन का कसूर है ना। ठीक, ये अपोजिशन से किसने कहा था कि वो अपने सारे के सारे सर मैं जरूर सवाल करूंगा कि इस प्रोसेस को बेहतर कैसे किया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान सईद बसरा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जहां पर मौजूद है उसके लिए कर क्या रही है? क्या चाहती है? मुज़ाकरात हों और उनको टैकल करने के लिए क्या प्लान रखती है? क्योंकि मुफाहमत की बात करने वाले लोग जो हैं, जो भी करने की कोशिश करते हैं, उनको तो उनके केसेस खुल जाते हैं और वो अंदर हो जाते हैं, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो। इससे पहले हम शहबाज शरीफ की मिसाल भी हमारे पास मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात जो है हमारी तो समझ से बालातर है कि जब भी हम ये बात करते हैं या सुनते हैं कि जी पीडीएम की जमातों के साथ मुफाहमत कर ली जाए, तो हम किस बात पर मुफाहमत करें? आखिर पीडीएम की कौन सी ऐसी ख्वाहिशात हैं या मुतालबात हैं या वो कौन सी ऐसी ग्रीवेंसीज हैं जिनको एड्रेस किया जाए तो इनसे मुफाहमत हो जाएगी? देखिए, एक बात तो फेडरल कवानीन में तब्दीली जब यहाँ पे की जा रही थी तो उसमें आपको पता है कि 34 नकात एक पेश किए थे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, जो अगली 2-4 जमातें हैं जिसके ऊपर सिग्नेटरी हैं मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी, जिसका मतलब ये था कि आप पाकिस्तान के अंदर वही सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह का मकरूह खेल जो मुका का था उसको रवाज दें और रोके ना। इसके अलावा कि आप इनको एनआरओ दे दें,
इसके अलावा कि अदालत में इनके केसेस को परसू न किया जाए, इसके अलावा कि इनकी चोरी को माफ कर दिया जाए, इसके अलावा कि अगली दफा चोरी के लिए इनका रास्ता हमवार किया जाए, इसके अलावा पीडीएम का मुतालबा क्या है? देखिए, एक बात जो एक झूठा नैरेटिव, जो एक डेंटेड बात वो करते हैं, क्योंकि सारी की सारी पीडीएम में जो प्रेडोमिनेंटली लोग हैं सब के सब अदालतों में झूठे साबित हो चुके हैं। ये एक चीज बार बार कहते हैं जी इलेक्शन रिग्ड है। आप मुझे बताइए कि क्या कोई इंसान इनसे पूछने वाला है? आप डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन रिग्ड है, आप सारे मीडिया ने कहा उसको कि लाइए हमें सबूत दीजिए, हम आपका नैरेटिव तब चलाएंगे टीवी के ऊपर जब आप हमें रिगिंग के सबूत देंगे। ये पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है, यहाँ पे आप बैठ के एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो 1.5 करोड़ वोट लेके अवाम का पॉपुलर वोट लेके आई है, अब सारे चोर मिलते हैं इलेक्शन डेंटेड है, इलेक्शन तो जनाब रिग्ड है। अगर इलेक्शन रिग्ड है तो सिंध में इलेक्शन रिग्ड नहीं हुआ। मैं हम सवाल कर, सिंध में जो इलेक्शन है वो आप ज़मज़म से जुड़ा हुआ है, इसलिए कि सिंध के अंदर इन उचक्कों की हुकूमत है वहां पे कायम, इसलिए सिंध के इलेक्शन पे बात नहीं करते। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, आज के चीफ जस्टिस ने कहा, जो कराची के अंदर एक केस था, कराची रजिस्ट्री में जाके सुना कि सिंध में सिरे से कोई हुकूमत नहीं है। आज भी सिंध में बावले कुत्तों को काटने की वैक्सीन नहीं है, घर में आज भी बच्चे भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे गंदा, सबसे कमजोर और बेहुदा निजाम तलीम सिंध के अंदर राइज है। आप देखें वहां पे कोई परफॉर्मेंस की बात नहीं करता। यानी कि जो अपोजिशन लीडर है शहबाज शरीफ साहब, और जब जिन्होंने लेनी थी आपके सामने कमेटियों की सरबराही, जो इलेक्शन ये जीत के आए हैं लाहौर से, गुजरांवाला से, नारोवाल से, हाफजाबाद से, वजीराबाद से, आपके सेंट्रल पंजाब सारे से, वो इलेक्शन शेखपुरा से, ननकाना से, वो इलेक्शन है ठीक, लेकिन जहां से जीती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इलेक्शन ठीक नहीं है। देखिए, हम इनसे सवाल करते हैं, अगर इलेक्शन की रिगिंग का मसला है, अगर इलेक्शन की रिगिंग का मसला है, तो वजीर आज़म ने कहा कि आइए बैठिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म, इंतखाबी इस्लाहात करते हैं। उसके ऊपर ये आते नहीं है, उसके ऊपर ये कोई जवाब नहीं देते हैं। मसला सिर्फ ये है कि ये इस्लाम का मसला नहीं, इस्लामाबाद का मसला है, ये अवाम मसला नहीं, खवास का मसला है, ये पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान की मुआशियत की बात नहीं, ये चंद खानदानों की मुआशियत। उस्मान साहब, जब वैसे वो जब भी ऑपोजिशन की जानिब से मुज़ाकरात की इससे पहले बात की जाती रही, गो कि अब वो मुज़ाकरात की बात पे नहीं आते हैं, लेकिन इससे पहले जब भी मुज़ाकरात की बात करते थे तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हुकूमत के जितने तर्जुमान थे, वो कहते थे कि जी एनआरओ के लिए हमारे पास आ रहे हैं। आप लोगों ने इतना एनआरओ की गर्दाने आप लोगों ने बोली हैं कि उसके बाद तो यही कुछ होना था कि अब जो ऑपोजिशन है वो मुज़ाकरात की जाने बढ़ने को तैयार नहीं है। अच्छा हुजूर, मुझे तो ये बताइए कि हुकूमत ने कौन सी अपोजिशन है जिसको ये कहा है कि आइए हमसे मुज़ाकरात करें, और ये इनकार कर दिया इन्होंने? भाई हुकूमत ने कब कहा इनको आइए हमारे से मुज़ाकरात कीजिए? हमने कौन से दिन को कहा कि आप हमारे से मुज़ाकरात कीजिए, और उन्होंने इनकार कर दिया है? भाई हमने तो हुकूमत सर क्या महाजा राई चाहती है? हुकूमत नहीं चाहती कि जो मामलात हैं वो डिफ्यूज हो जाएं, वो इस हद तक ना पहुंचे कि मामलात खराब हो? देखिए, हम तो आपसे भी के सामने यही सवाल रखते हैं, मैं हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट, ये हम भी सवाल रख रहे हैं ना जी। हम इनसे मुज़ाकरात करना, ओके हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, जमहूरियत में मुज़ाकरात अपोजिशन से किए जाने चाहिए, लेकिन एजेंडा क्या है मुज़ाकरात का? किस बात पे मुज़ाकरात करें? नवाज शरीफ सजाए याफ्ता मुजरम है, पाकिस्तान के निजाम को चकमा दे के, धोखा दे के पाकिस्तान से बाहर भाग गया, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। इस पे मुज़ाकरात करें कि नवाज शरीफ को माफ कर दिया जाए, या ये मुज़ाकरात करें कि ओमनी ग्रुप ने सिंध को लूट के खा लिया जरदारी साहब ने कनाइवंस के अंदर, और अब जब नैब उनसे सवाल कर रहे हैं बियॉन्ड द मींस के, इसके ऊपर मुज़ाकरात ठीक है। बसरा साहब साथ ही मौजूद रहिए, आपकी बात को कंटिन्यू। यहाँ पर अहम पूछती है कि इनके मुतालिबात आखिर हैं क्या? ये तो एनआरओ मांगते हैं हमेशा। देखिए, ये हुकूमत जो है ये इस तरह की है कि अगर एक एनआरओ का लफ्ज निकाल देना, इनके पास सिवाय एनआरओ, करप्शन, चोरी, भाग गए, पकड़ लिए, अगर ये चीजें बंद कर दी जाए ना तो इनके पास कोई बयानिया है ही नहीं। हमारा मौकफ ये है कि हमारा एनआरओ छोड़े, दे ना दे, ले ना ले, ये अपनी परफॉर्मेंस को हमें दिखा दें कि इन्होंने मुआशियत के साथ क्या, इन्होंने इस मुल्क के अंदर जमहूरी जो हमारी रिवायात थी उनके साथ क्या किया है, इन्होंने मुआशी जो हमारे थे उन अहदाफ उनका क्या किया है, इन्होंने
इखलाकियात का क्या किया है, इस मुल्क में अंदर लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो क्या किया है। ये कौम को दवाइयां तो दे देंगे, तो दवाइयों में भी 500 अरब रुपए का टीका लगा के आमिर कैनी को आज तक किसी ने पकड़ा, किसी ने पूछा। इन्होंने जहांगीर तरीन का चीनी चोरी का स्कैंडल आया, खुसरो बख्तियार का आटे चोरी का स्कैंडल आया, इनकी एफआईए ने इंक्वायरी की, उस पे क्या इन्होंने किया। किसी एक बंदे को हुकूमती किसी बंदे को इन्होंने पकड़ के उससे कोई चीज वसूल की, आज वो सारे दंदनाते फिर रहे और फिर ये कहते हैं कि एहतसाब जो है वो शफाफ भी है और लोगों के साथ ज्यादती भी नहीं कर रहे। अगर कोई इस मुल्क में से इलाज के लिए चला जाए जिसे खुद हुकूमत भेज रही है, आज उसका इन्होंने जी भाग गया उसको डंडोरा पीटा हुआ है। इनके पास अपने दिखाने को कुछ है नहीं और ऑपोजिशन के एनआरओ के पीछे ये छुपे हुए, कितनी देर ये छुप लेंगे। आखिर इन्होंने सामने भी आना है, आखिर इन्होंने ये जो इस कौम के साथ इन्होंने किया है उसका इन्होंने भुगतना भी है। छुप ले जितने दिन छुपना है, एनआरओ वगैरह इनसे ना कोई मार्गदर्शन में है। लेकिन सर अब बात वहीं पे आती है कि जब तक जो पीडीएम है मुत्तहिद नहीं होगी और इस्तीफों की बात पर मुत्तहिद कम से कम नहीं होती है, तब तक उस लिहाज से प्रेशर जो आप डेवलप करना चाह रहे हैं वो आएगा नहीं। मैं आपकी जानिब वापस आऊंगा। लगारी साहब, जो आप बात कर रहे थे इलेक्टोरल प्रोसेस पे, जब जो तनकीद की जा रही है नवाज शरीफ की जानिब से, मरियम नवाज की जानिब से, मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट पर, तो क्या इस तनकीद से निजाम बदल पाएगा? देखिए, तनकीद होती रहती है, अपोजिशन तनकीद के लिए होती है और अपोजिशन हुकूमत की कारकर्दगी को क्रिटिसाइज करने के लिए होती है। लेकिन सर एस्टैब्लिशमेंट पे जो तनकीद की जा रही है उसकी बात कर रहा हूं, उससे निजाम तब्दील हो पाएगा? नहीं, निजाम अगर इदारे सियासत के अंदर मुदाखलत करेंगे तो उन पर तनकीद होगी ना। नहीं, ये तो नहीं हो सकता है ना कि कोई भी इदारा, कोई भी जिसका ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सियासत में हिस्सा ले, अगर वो सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दे और अगर वो सियासी अमल में मैनिपुलेशन शुरू कर दे तो वो करेंगे। मैं नहीं कहता हूँ पर्टिकुलर किसी खास इदारे को मैं टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई इदारा ऐसा शुरू कर दे, अगर किसी वजारत का सेक्रेटरी जो है वो सियासी बयानात देना शुरू कर दे, अगर किसी इंतहाई काबिल एहतराम अदालत के सीनियर जज जो हैं या जो भी वो अगर कोई सियासी स्टेटमेंट देना शुरू कर दें और सियासी बयानात देना शुरू कर दें तो लोग उस पर जरूर बात करेंगे और उस पर बात हो सकती है। लेकिन इनका काम नहीं है सियासत में आकर सियासत का काम करना, उनको सियासत में आकर कोई अपना किरदार नहीं करना चाहिए। लेकिन अपोजिशन को स्पेसिफाई करना चाहिए। आपको ये नहीं कर सकते हैं कि आप एक हवा में तीर चलाएं और उसको जो है सारे उसके पीछे दौड़ पड़े। आप स्पेसिफाई करें और बताएं कि जनाब किस इदारे ने कौन सा वो किया है। आप सेलेक्टेड और सेलेक्टर्स की बात करते हैं, आप लेकर आए ना किसने किसको सेलेक्ट किया। मैं कहता हूं कि जनरली तो एक चीज है, सब मानते हैं कि इलेक्शन मैनिपुलेशन होती है, इलेक्शन इंजीनियरिंग होती है, इलेक्शन में रिगिंग होती है। पाकिस्तान में एक आध इलेक्शन के अलावा बाकी सारे इलेक्शंस में मैनिपुलेशन रही है और मैनिपुलेशन एस्टैब्लिशमेंट की रही है। पॉलिटिकल पार्टियों की जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टियां हल्का वाइज तो कर सकती हैं, लेकिन पूरे मुल्क में एक साथ नहीं कर सकते। उनके पास तरीके भी हैं इस तरह के मैनिपुलेशन के। किसने आकर कहा था? एक आईएसआई के चीफ थे जिन्होंने आकर स्टेटमेंट दिया था, हाँ बयान हल्फ भी दिया था कि मैंने पैसे बांटे थे फुला में और हम इलेक्शन में उस पार्टी को नहीं आने देना चाहते थे। यह बात तो रिकॉर्ड पर है ना, तो इसका हक तो नहीं पहुंचता है, इसका कोई कानूनी राइट तो नहीं है ना। सर इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज एहतजाज कर रही हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इनसे फायदा उठाती रही हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये तय होगा, इसकी तब्दीली के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? इस पे आपसे जरूर पूछूंगा। पीडीएम तहरीक की ही बात कर लेते हैं। मौलाना सबके, लेकिन मौलाना का कौन? सरबराह जेयूआईफे मौलाना फजलुर रहमान से ज्यादा वफादार कोई नहीं, ये हम नहीं तारीख बता रही है। बिल्कुल, मौलाना ने कभी अपनों को बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ा है। लीगी दौर हो या जियालों का दौर हो, फजलुर रहमान ने किसी से नहीं बिगाड़ी। लेकिन सवाल यह है कि मौलाना को क्या मिला है, ये जानते हैं, इस रिपोर्ट में जानेंगे। लेकिन मौलाना साहब की हम बात कर रहे हैं, एक जीरक सियासतदान हैं मौलाना साहब की। अगर हम सियासी उनका जो टेन्योर रहा है उसकी बात की जाए तो मौलाना साहब ने हर किसी का साथ जरूर दिया है। रहमान सईद बसरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, जो
तरजीहात हैं हुकूमत की, उस हवाले से बात करना चाहूंगा। क्या समझते हैं जो हुकूमत की तरजीहात हैं? हम जब भी देखते हैं, टेलीविजन लगाते हैं, हुकूमती तर्जमान हो, वज़रा हो, वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को डिस्कस करते हुए नजर आते हैं, रादर देन दैट के अवामी मसाइल जो हैं उनको डिस्कस किया जाए। माफियाज की बात कर रहे थे अब से कुछ देर पहले लगारी साहब, उनको टैकल करते हुए नजर आए, लेकिन हम तो यही देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो बात की जाती है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात की जाती है। ऐसा क्यों है? अच्छा, मैं अभी चाहूंगा कि 2 मिनट जरा मैं आपकी तमाखराशी करना चाहूंगा कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो सवाल है एक सहाफी की हैसियत से जो हमें पूछना चाहिए, हमें पूछे ना हुकूमत से, हम इसका जवाब देना चाहते हैं कि आखिर पाकिस्तान की तमाम जो 72 साल तारीख के अंदर 11 के करीब जमातें बनती हैं जो इक़्तिदार में रही, इक़्तिदार का हिस्सा रही। जैसे अभी आपने फजलुर रहमान साहब जिनको आप मौलाना कह रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि वो मदरसे के मौलवी बनने के लायक नहीं है, जो उनकी क्योंकि वो सियासतदान है, ही इज नॉट आलम दीन। आप देखिए कि क्यों आखिर पाकिस्तान के लोगों ने और लाहौर ने और गुजरांवाला ने जो नून लीग का तो गढ़ रहा है, क्यों आखिर अवाम इनके साथ नहीं निकली? आपका $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की कमोबेश तमाम जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा या हमारे जो 2 एक इत्तेहादी हैं जिनका पंजाब में उस हद तक रोल नहीं है, आखिर क्यों लोग इन लोगों के साथ नहीं निकले? आखिर मरियम के साथ। अच्छा सर, एक और सवाल यहीं से उठता है, आप समझते हैं जो जितनी बड़ी तादाद में समझते हैं कि आप अवाम को निकलना चाहिए था, उतनी बड़ी तादाद में अवाम बाहर आ जाती तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इस्तीफा दे देते तब? देखिए, जब लोग कॉन्फिडेंटली लोग बाहर आते हैं सड़कों पे, लोग वजीर आजम हुकूमत के खिलाफ निकल आते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे मकबूल नारा पाकिस्तान बनने से पहले और बाद में ये रहा। उसके बाद पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे मकबूल नारा गो नवाज गो रहा, जो इमरान खान ने लोगों के सामने सर उसी वक्त जब ये गो नवाज गो का नारा लगाया जा रहा था, इमरान खान साहब ने कहा था कि 500 लोग भी अगर मेरे खिलाफ एहतजाज पे आ जाएं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब आप कह रहे हैं कि चले 500 लोग तो होंगे ना, 500 लोग ना सही 300 लोग थे। आप कितनी बड़ी तादाद में अभी आप समझते थे कि लोग बाहर आ जाते तो इमरान खान साहब इस्तीफा दे देते? देखिए, मेरी अगर आप लॉजिक को थोड़ा चलने दें, आपने सबको इंटरप्रेट टाइम दिया है, लेकिन मैं तो भी बात शुरू करता हूं। आपने कहा ना कि मुझसे आप ये सवाल करें तो मैं आपसे वो सवाल कर रहा हूं जो कि आपने कहा है। जी सर, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, आखिर ये हमें जानना चाहिए ना, लोग क्यों नहीं निकले? लोग इसलिए नहीं निकले भाईजान, आज पाकिस्तान का 17 साल के बाद आज पाकिस्तान का मालियाती खसारा इस वजीर आजम के दौरे हुकूमत में खत्म हुआ है। $20 अरब का मालियाती खसारा इस नातवा मुआशियत का 17 साल से खत्म ना हो सका, इस वजीर आजम ने खत्म किया। लोग इसलिए नहीं निकले, लोग इसलिए नहीं निकले कि पाकिस्तान में 30 साल के बाद आपकी जो इंडस्ट्री है, ये जो रेडीमेड कॉटन की इंडस्ट्री है फैसलाबाद के अंदर, पावर लूम्स की इंडस्ट्री है, 30 साल बाद पूरी स्विंग में चली है। 30 साल बाद इमरान खान मेरे वजीर आजम की लीडरशिप में चली है। लोग इसलिए नहीं निकले हैं, लोग इसलिए नहीं निकले हैं कि आज आपकी मुआशियत की जो स्पेकुलेटेड इकोनॉमी है दुनिया के अंदर, या चाइना की मस्बत में है या पाकिस्तान की मस्बत में है, 4.4 की ग्रोथ शो कर रही है। लोग इसलिए नहीं निकले हैं। आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऊपर उठ चुकी है, साइकोलॉजिकल बैरियर को अबूर कर चुकी है, आज लोगों को रोजगार मिल रहा है, आज आपकी सीमेंट इंडस्ट्री ऊपर चल रही है, आज आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऊपर चली गई है। आज किसान को जो इमदादी कीमत है वो गन्ने की है, गंदम की हमने 350 रुपए इमदादी कीमत ऊपर की है। किसान नहीं निकलेगा। आज आपके मुल्क में यूनिवर्सिटियां बन रही है, तालिब इल्म नहीं निकलेगा। आज आपका वजीर आजम मुल्क में एक निसाब के लिए काम करके एक निसाब को लागू कर चुका है, इसलिए लोग नहीं निकल रहे। आपके मुल्क के वजीर आजम ने भारत को उसका मकरूर चेहरा पूरी दुनिया के सामने पेश किया, इसलिए लोग नहीं निकल रहे। ये बिल्कुल लगब प्रोपेगेंडा है, लगब बयानिया है कि लोग जो है वो पीडीएम के साथ हैं। पीडीएम के साथ चोर और उनके स्टेक होल्डर तो जरूर हैं, कौन नहीं है? आप मुझे बताएं, मैं गुजरांवाला में रहता हूं, अभी आपसे बात करूं गुजरांवाला में, मेरा हल्का है यहाँ बिल्कुल साथ वांडो के इलाके में। ये नून लीग का गढ़ है, ये नून का गढ़ है। यहां पे भी लोगों ने वो हजीमत इनको उठाना पड़ी, लोगों ने खाद डाली इनके सर में जब ये गुजरांवाला जलसा किया। मैं ऑन ओथ कह रहा हूं, फजलुर रहमान की तकरीर के दौरान 150 से 300 से ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए लोगों ने मीनारे पाकिस्तान
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।